हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके संसार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन की अगर बात करें तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक को, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक को। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे कहा था इस टॉपिक पे सेशन लाने के लिए, तो हेयर इट इज। और एक बात फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इंडियन इकोनॉमी पे, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो सेशन बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सेशन अगर पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो चैनल पर अपलोड तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लियर है? तो चलिए अब शुरू करते हैं सेशन आज का। पहला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। बताना है हमें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक तथा निजी दोनों तरह के उद्योगों का सहअस्तित्व हो, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक तथा निजी दोनों तरह के उद्योगों का सहअस्तित्व हो। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में से किसे शामिल किया गया है, ये बताना है। अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें निम्न में से किसे शामिल किया गया है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। पशुपालन, वन तथा मत्स्य पालन, इन तीनों को अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में निम्न में से किसे शामिल किया गया है, बताना है। द्वितीयक क्षेत्र में किन्हें शामिल किया गया है इनमें से। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। द्वितीय क्षेत्र में बिजली, गैस तथा लौह अयस्क, इन तीनों को शामिल किया गया है, ठीक है। बिजली, गैस तथा लौह अयस्क, इन तीनों को शामिल किया गया है अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में निम्न में से किसे शामिल किया गया है, बताना है। अर्थव्यवस्था का जो तृतीय क्षेत्र है उसमें निम्न में से किसे शामिल किया गया है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। डाक सेवा, व्यापार, परिवहन, इन तीनों को अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में शामिल किया गया है, ठीक है। डाक सेवा, व्यापार, परिवहन, इन तीनों को। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है, इनमें से ये बताना है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र जो कहा जाता है वो कहा जाता है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अर्थव्यवस्था का जो तृतीय क्षेत्र होता है उसे कहते हैं हम सेवा क्षेत्र। भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम का अनुमान लगाया था, इनमें से बताना है। कौन से वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम का अनुमान लगाया था। फ्रेंड्स, जितने सारे क्वेश्चंस हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा सेशन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले व्यक्ति थे भारत में जिन्होंने क्या किया था कि राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम का अनुमान लगाया था। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम की गणना का कार्य इनमें से कौन करता है, बताना है। भारत में जो राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम की गणना होती है तो उसकी गणना का इनमें से कौन करता है।
इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, जिसे हम लोग इंग्लिश में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल कमीशन कहते हैं। स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, जब राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन और केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन ये दोनों ऑप्शन में आता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है वो होता है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल कमीशन, CSO। ठीक है, ये करता है गणना, तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय इनमें से किन्हें जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक तरह से गणना इनमें से किन्होंने की थी, हमें उनका नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा मैं बताती हूँ, मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोफेसर VKRV राव। ठीक है, VKRV राव, प्रोफेसर VKRV राव ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना की थी। इसका श्रेय इन्हें जाता है। क्लियर है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के लिए किस सूचकांक को आधार माना गया है? किसके बेसिस पे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का आकलन किया जाता है, ये बताना है। क्या आधार बनाया गया है इसके लिए? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, कृषि श्रमिक जो है उनके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया गया है। किस चीज़ के लिए? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का आकलन करने के लिए। ठीक है, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के लिए किस सूचकांक को आधार माना गया है? शहरी क्षेत्र में जो गरीबी का आकलन किया जाता है उसका इनमें से कौन सा आधार होता है, किस बेसिस पे किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का मैं करेक्ट आंसर बताती हूँ, मैच कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औद्योगिक श्रमिकों की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। शहरी क्षेत्रों के लिए हमने देखा कि कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को बेसिस माना जाता है, और शहरी क्षेत्रों में क्या होता है कि औद्योगिक श्रमिक जो होते हैं उनके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को बेसिस माना जाता है गरीबी के आकलन के लिए। ठीक है, तो दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को बेसिस माना जाता है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? गरीबी के आकलन के लिए। तो आई होप ये दोनों के दोनों क्लियर हो गए होंगे आपको। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी हटाओ का जो नारा था वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? जब ये नारा दिया गया था गरीबी हटाओ, तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ये बताना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5वीं। जब भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था तो उस समय 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। याद रखिएगा, ये कई एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी जब गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सर्वोदय योजना एक आई थी, तो वो किनके द्वारा प्रारंभ की गई थी, इनमें से वो बताना है। कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वोदय योजना की शुरुआत की थी? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा मैं बता देती हूँ, मैच कर लीजिए। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयप्रकाश नारायण। ठीक है, सर्वोदय योजना जो थी वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रारंभ की गई थी, शुरू की गई थी। क्लियर है?
अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो लागू हुई थी तो उसका प्रारंभ इनमें से किस तिथि को हुआ था, ये बताना है। कब से इसकी शुरुआत हुई थी? कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। 1 अप्रैल 1951 को। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें किस क्षेत्र को इनमें से प्राथमिकता दी गई थी? उस क्षेत्र के विकास पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया था, तो वो कौन सा क्षेत्र था? हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं अभी। तो इसमें किस क्षेत्र के विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया था, प्राथमिकता दी गई थी, हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं बताती हूँ, मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि पर। पहले जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी तो उस योजना में कृषि के क्षेत्र में विकास पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। ठीक है, कृषि पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था और उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी बाकी सारे क्षेत्रों से। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि पर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना आई तो वो विकास के किस मॉडल पर आधारित थी, ये बताना है। किनके मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना? इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा मैं बताती हूँ, मैच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पीसी महलनोबिस। ठीक है, पीसी महलनोबिस जो है उनके विकास के मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो आधारित थी। ठीक है, पीसी महलनोबिस, इन्होंने विकास का मॉडल दिया था जिस पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो आधारित थी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गई थी, इनमें से ये बताना है। हम लोगों ने अभी भी पढ़ा कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि के क्षेत्र पर को प्राथमिकता दी गई थी, उसके विकास पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। तो जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई तो इसमें ये पूछा गया कि उसमें किस क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गई, वो कौन सा क्षेत्र था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उद्योग पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर सबसे अधिक बल दिया गया। ठीक है, कि उद्योग की कैसे वृद्धि हो, उसका कैसे विकास हो, तो इसको प्राथमिकता दिया गया। इसके विकास पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस इस्पात कारखाने की जो स्थापना है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, इनमें से ये बताना है। अगर आप लोगों ने हमारा कल का सेशन देखा होगा तो इसका आप आंसर बहुत ही इजीली कर पाएंगे कि कल के सेशन में हमने इसके सिमिलर क्वेश्चन ही डिस्कस किया था। तो उसमें हमने ये पूछा था, क्वेश्चंस में इस्पात संयंत्र का नाम था और ऑप्शन में था कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। और अभी क्वेश्चन ये है कि पूछा जा रहा है कि इनमें से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। तो कल का जिन्होंने सेशन देखा होगा इसका आप बहुत ही इजीली वो आंसर कर देंगे। तो इसका मैं करेक्ट आंसर बताती हूँ, मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला और दुर्गापुर, ये जो तीनों हैं
तीनों इस्पात कारखाने की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्लियर है? पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में किस योजना को, यानी कि किस पंचवर्षीय योजना को भारत का सबसे अधिक असफल योजना माना जाता है, इनमें से ये बताना है। यानी कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो भारत की सबसे अधिक असफल योजना मानी जाती है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तृतीय। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो भारत की सबसे अधिक असफल योजना मानी जाती है। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था, ये बताना है हमें कि उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी जब भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग मैच कर लीजिए। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उस समय योजना अवकाश काल था। ठीक है, योजना अवकाश काल था जब भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था। ठीक है, उस समय भारत में योजना अवकाश काल चल रही थी जब भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। योजना अवकाश काल जो है वो किस अवधि को माना जाता है, इनमें से ये बताना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था तो उस समय भारत में योजना अवकाश काल चल रही थी। तो अब ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि योजना अवकाश काल जो है वो किस अवधि को माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, योजना अवकाश काल जो है वो किस अवधि को माना जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जैसे ही सेशन एंड होता है, जिनका सबसे पहले कमेंट आएगा और सही जवाब आएगा उनका नाम कल के सेशन में अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए बहुत प्राउड वाली बात होगी जब इतने सारे स्टूडेंट आपका नाम सुनेंगे, आपको जानेंगे कि आपने सही आंसर दिया है। तो इसका जवाब मुझे आज कमेंट बॉक्स में जितनी जल्दी हो सके आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, योजना अवकाश काल जो थी वो किस अवधि को माना जाता है। ऑप्शंस पे ध्यान मत दीजिएगा, आप लोगों को याद कितना है वो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो सेशन एंड होते ही कमेंट कीजिएगा और सही जवाब। ठीक है, जिनका भी सही जवाब होगा और सबसे पहले जवाब आएगा तो उनका नाम सिर्फ अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गरीबी हटाओ जो नारा था वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? आई थिंक इसका सिमिलर क्वेश्चन हमने किया था ना स्टार्टिंग में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा मैं बताती हूँ। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चतुर्थ। ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारतीय वित्त आयोग जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये बताना है। भारतीय वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका मैं आंसर बताती हूँ, मैच कर लीजिए। करेक्ट आंसर हमारा होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी 22 नवंबर 1951। याद रखिएगा, 22 नवंबर 1951 को भारतीय वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, 22 नवंबर 1951।
भारत में जो प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? मैं बता दूं कि भारत की जो सबसे प्रथम ग्रामीण बैंक थी वो थी प्रथमा ग्रामीण बैंक, ठीक है। और इसको जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने सपोर्ट किया था वो कौन सा बैंक था? वो बैंक था सिंडिकेट बैंक, ठीक है। सिंडिकेट बैंक की ऑनरशिप थी इसमें प्रथमा बैंक में, और यह जो थी यह भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की थी। पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब की गई, वो बताना है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 2 अक्टूबर 1975 में, ठीक है। 2 अक्टूबर 1975 में इसकी प्रथमा बैंक जो थी, प्रथम ग्रामीण बैंक, उसकी स्थापना की गई थी। और इसको ये किसकी थी, ये कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की थी? ये थी सिंडिकेट बैंक, ठीक है। सिंडिकेट बैंक ने स्पॉन्सर किया था प्रथमा बैंक को। ये भारत की प्रथम ग्रामीण बैंक थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 में। तो ये दोनों भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो याद रखिएगा। कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण कर रखती है इनमें से? कि काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी संस्था इनमें से शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है, ये बताना है। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है वो शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका सूचकांक इनमें से क्या है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है, ये बताना है। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये लगभग स्टूडेंट्स को पता ही होगा। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेंसेक्स, ठीक है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है वो क्या है? वो है सेंसेक्स। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नर्सिंग समिति एक बनाई गई थी, तो इनमें से किस चीज़ से संबंधित है, ये बताना है। उन्होंने किस क्षेत्र में सुधार के लिए इस समिति ने अपनी राय दी थी? इसका करेक्ट आंसर मैं बताती हूँ, मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैंकिंग सुधारों से। नर्सिंग समिति जो है वो बैंकिंग सुधारों से संबंधित है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी ऐसी समिति है जो बैंकिंग सुधारों से संबंधित है। ऑप्शन में आपको नर्सिंग समिति दिखेगा तो आप उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। नर्सिंग समिति जो है वो बैंकिंग सुधारों से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बुल तथा बियर, ये जो दो शब्द हैं वो बहुत ही पॉपुलर है, तो वो इनमें से किससे संबंधित है बताना है। बुल तथा बियर, काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको मिले होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का हमारा, आप लोग मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, शेयर बाजार से। बुल तथा बियर जो शब्द है वो शेयर बाजार में यूज किए जाते हैं, ठीक है। बुल तथा बियर ये दो शब्द हैं वो शेयर बाजार में यूज किए जाते हैं, तो ये शेयर बाजार से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली इनमें से कौन सी है जो सर्वोच्च संस्था है? कौन सी संस्था है जो कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पैसा उपलब्ध कराती है, ऋण देती है?
ठीक है, बताना है। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा मैं बताती हूँ, मैच कर लीजिए। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड जो है वो देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराती है। ठीक है, यानी पैसा उपलब्ध कराती है और ऐसा करने वाली ये सर्वोच्च संस्था है भारत की, नाबार्ड। याद रखिएगा, कृषि से रिलेटेड जहाँ भी वित्त की बात हो या ऋण देने की बात हो तो इसका आंसर हमारा नाबार्ड ही होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानव विकास सूचकांक में इनमें से क्या शामिल किया जाता है? आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा करंट अफेयर्स में कि मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है या भारत की इस स्टेट की रैंक कितनी है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि मानव विकास सूचकांक में क्या क्या शामिल किया जाता है, किस बेसिस पे रैंक दिए जाते हैं। तो इसका आंसर मैं बताती हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। मानव विकास सूचकांक के जो रैंक निर्धारित किया जाता है तो इसमें शामिल क्या किया जाता है? जीवन संभाव्यता, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों चीज़ों के बेसिस पे मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है और उसमें देश को रैंक दिया जाता है और स्टेट को रैंक दिया जाता है कि वहाँ पे जो तीनों की स्थिति है वो कैसी है, इस आधार पे। क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है? इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसने भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी? कौन सा स्टेट है वो? हम लोगों ने अभी पढ़ा ना कि मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट होती है उसमें 3 चीज़ देखी जाती है ना, जीवन संभाव्यता, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय। इन तीनों के बेसिस पर तैयार की जाती है। जहाँ पे ये तीनों चीज़ की स्थिति बहुत अच्छी होती है उसको बहुत अच्छा रैंक दिया जाता है। तो ऐसा स्टेट कौन सा था जिसने ये रिपोर्ट पहली बार जारी की थी? तो इस जो क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह जो सेशन है हमारा आज का वो एंड होता है। आज के सेशन में लगभग हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इंडियन इकोनॉमी के जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं तो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों ने बिना सेशन स्किप किए हुए देखा होगा। एक और बात आप लोगों से मुझे कहना है कि अगर आप लोग इस सेशन को अच्छा रिस्पांस देंगे, अच्छी तरह सपोर्ट करेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी। इसमें हम लोग और बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम्स पे आ सकते हैं। बट डिपेंड ये करता है कि आप लोग इस सेशन को बहुत सारा लाइक कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए। ठीक है, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है सेशन के दौरान तो उसका आंसर भी कीजिए और करेक्ट आंसर कीजिए। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा एटलीस्ट 150 to 200 लाइक्स मिलेंगे, अच्छा रिस्पांस मिलेगा सेशन को, उसके बाद मैं कल इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी। ठीक है, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जो लोग नए जुड़े हैं। ठीक है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है तो उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री PDFs मिलेंगे, क्विजेज़ मिलेंगी, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन है, अपडेट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। ठीक है, तो उसका पार्ट 2 आएगा या नहीं डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पे। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात कि स्टे सेफ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।